यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। कल के हमारे प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं। एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके चेयरमैन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। संशोधन के बाद यह भी लागू नहीं, पहले केवल मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। बिल्कुल सही है। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग या महिला आयोग या जनजातीय आयोग आदि के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। ये एक संवैधानिक निकाय है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ये एक विधिक निकाय है। एक विधि के तहत, कानून के तहत बनाया गया, संविधान के तहत नहीं बनाया गया है। तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी सही। यानी सी विकल्प, यानी कि आपका ए विकल्प सही जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? सरकारी नीतियों की आलोचना करना। बिल्कुल ये आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। एनजीओ चलाना ये आपका संगठन बनाने के, संगठन के निर्माण के अंतर्गत आता है। शराब के व्यवसाय की स्वतंत्रता, देखिए हमारे संविधान में व्यवसाय की स्वतंत्रता है, लेकिन नशीले पदार्थ जैसे शराब हो गए, तंबाकू हो गए, इनके लिए फंडामेंटल राइट नहीं है ये। तो ये आपका सी विकल्प सही होता है। शराब के व्यवसाय की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है। 8वीं अनुसूची में किस भाषा का उल्लेख नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में हम जानते हैं 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो डोगरी उसमें है, मैथिली है, उर्दू है, तुलु नहीं है। तुलु के लिए जो मांग चल रही है, तुलु आपकी केरल कर्नाटक में कुछ जो छोटी जनसंख्या द्वारा बोलने जाने वाली एक लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज है, जिसको मांग की जा रही है कि 22 भाषाओं में इसको भी शामिल किया जाए। तो ये तक कल के जो है, कल के न्यूज़पेपर संबंधित प्रश्नों संबंधित प्रश्न। उसके बाद अब हम चलेंगे आज के न्यूज़पेपर की तरफ। आज हमारा सबसे पहली खबर महत्वपूर्ण, जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 11 ईयर लो ऑफ 4.2%, Q4 स्लम्स टू 3.1%। तो जो जीडीपी है, जीडीपी क्या है? हमारी किसी भी देश की जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी उस भूभाग में, उस जोग्राफिकल सीमा में जितना भी उत्पादन हुआ, जितने मूल्य का उत्पादन हुआ, उसे जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूज ये है कि 4.2% हमारी जीडीपी ग्रोथ दर पहुँच गई है। ये जो है आंकड़े आपके ये जनवरी से लेके वहाँ तक के हैं। कहाँ तक के हैं आंकड़े? जनवरी से मार्च तक के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्च में हमारा लॉकडाउन हुआ था, तो मार्च के लास्ट वीक में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, ताकि लॉकडाउन का थोड़ा सा ही प्रभाव है। तो इसीलिए देखेंगे इसके बाद जो आंकड़े आएंगे जीडीपी के वृद्धि दर संबंधित, वो और जो है थोड़ा सा खराब होंगे, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो उत्पादन क्षमता हमारी कम हो रही थी। अगली न्यूज है, कोर सेक्टर आउटपुट श्रिंक्स 38% इन अप्रैल। तो जो कोर इंडस्ट्रीज हैं हमारी, उनका जो उत्पादन क्षमता है 38% तक कम हुई है। तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या हैं? ये ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिन पे सारी अदर इंडस्ट्रीज निर्धारित होती हैं, उस पर आधारित होती हैं। देखिए कौन कौन है, तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, रिफाइनरी हो गया, उर्वरक हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी हो गया। तो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं हमारे जो है भारत में, जो इनको चिन्हित किया गया है। तो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है? जिन पे अदर इंडस्ट्रीज आधारित हो, निर्धारित हो उस पर। जैसे कोयले के उत्पादन से बिजली का उत्पादन, बिजली के उत्पादन से फैक्ट्री चलेंगे तो उससे सारी अर्थव्यवस्था निर्धारित होगी। इसी प्रकार जैसे आपका नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस से पूरा, इन सब चीज़ों पर आधारित बाकी अर्थव्यवस्था होती है, इसलिए इनको कोर सेक्टर कहा जाता है। अगली न्यूज है, जीएसटी काउंसिल टू मीट इन मिड जून। तो जो जीएसटी काउंसिल है वो जून के मध्य में मिलेंगे। जीएसटी काउंसिल क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं जीएसटी क्या है? हमारे देश के सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो हमारे वस्तुओं और सेवाओं के खरीद पर लगते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है जिस पर टैक्स लगाया जाए, टैक्स उसके बजाय किसी और को देना पड़े। जैसे कि आप पार्ले जी बिस्कुट खरीदते हैं, तो टैक्स सरकार तो जो है दुकानदार से लेती है, लेकिन टैक्स वो दुकानदार उसके बदले में आपसे टैक्स वसूल लेता है। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स का प्रकार है। तो जीएसटी क्या था? 2017 में जीएसटी एक्ट आया था, जिसके तहत जो है सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक जीएसटी बना दिया गया, एक टैक्स जीएसटी घोषित कर दिया गया। तो जीएसटी संबंधित मामलों को इस पर निर्णय देने के लिए, इस पर निर्णय लेने के लिए एक काउंसिल बनाएगी, जीएसटी काउंसिल। इसमें 33 सदस्य होते हैं, जिसका चेयरमैन यानी मुखिया केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, और जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के एक मंत्री, वो वित्त मंत्री भी हो सकते हैं राज्य के, या फिर उसके द्वारा कोई प्रतिनिधि मंत्री हो सकता है, तो वो इसके सदस्य होते हैं। सभी राज्य और केंद्र मिलकर निर्णय लेते हैं। इसका कार्य क्या है? जैसे कोई भी वस्तु है उस पर जीएसटी कितना लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, जीएसटी घटाया जाए, बढ़ाया जाए, या फिर क्या भी जो भी फेरबदल किए जाए, उसे संबंधित मामले पर निर्णय देता है। अगली न्यूज है, लॉकडाउन 5.0 टू बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड इन 13 सिटीज़। तो जैसे कि चौथा चरण लॉकडाउन का अभी 31 मई को खत्म हो जाएगा, तो अब 5वां चरण जो स्टार्ट होगा वो 13 शहरों में जहाँ पे गंभीर रूप से केसेस बढ़ रहे हैं उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, ये बताया जा रहा है।
वी विल डिसाइड और प्रेजेंट फ्यूचर, पीएम टेल्स नेशन। तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी का नई सरकार है उसका 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो कल वो एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि कोई पैंडेमिक या कोई क्राइसिस सिचुएशन हमारे भविष्य को निर्धारित नहीं करेगी, हम स्वयं अपने भविष्य को निर्धारित करेंगे। तो ये एक जो है समझ अपने आत्मशक्ति को आभास करने की बात कह रहे हैं कि हम डरे नहीं हैं, हम लड़ेंगे इससे। ट्रंप डिड नॉट टॉक टू मोदी एंड चाइना। तो एक न्यूज़ इसलिए है कि जैसे आपने देखा था कि ट्रंप ने कहा था कि हम इंडिया चाइना विवाद पे मध्यस्थता कर सकते हैं, दोनों का विवाद हम सुलझा सकते हैं, सीमा विवाद। तो अभी उन्होंने प्रेस मीटिंग में ट्रंप ने कहा है कि हमने मोदी जी से बात की और जो है हम उसको मामले को जल्दी सुलझाएंगे। तो इससे जो है क्या है कि चाइना में अविश्वास जाएगा। अगर जो है चाइना को ये चीज़ पता चले कि ट्रंप से बात कर रहे हैं मोदी जी, तो एक अविश्वास की बात होगी चाइना के लिए कि यानी कि दो लोगों के विवाद के बीच में तीसरा क्यों घुस रहा है। और दूसरी बात, इंडिया तो हमेशा समर्थक रहा है कि हम अपनी सीमा विवाद बायलैटरल सुलझाएंगे। जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान का जो हमारा सीमा विवाद था, हमने किसी की भी उसमें मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। तो वही जो ट्रंप ने बोला है, तो ट्रंप ने कहा कि हमने मोदी से बात की, जबकि मोदी जी की कोई उनसे बात नहीं हुई थी। तो वही चीज़ स्पष्टीकरण आया है हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से। अगली न्यूज़ है, जेएनयू स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज नताशा नार्वल चार्ज अंडर यूएपीए। तो जो जेएनयू की एक कार्यकर्ता, जेएनयू की छात्र और जो है कार्यकर्ता नताशा नार्वल हैं, उनको यूएपीए के तहत जो है गिरफ्तार किया गया। तो यूएपीए क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। गैर कानूनी गतिविधियाँ प्रिवेंशन अधिनियम आपका है। इसके तहत क्या है कि जैसे जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर जो भी लॉ एंड ऑर्डर को बैलेंस करने वाली गतिविधियां, उनको कंट्रोल किया जाता है। इसके तहत एक एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वो इन्वेस्टिगेशन करती है। और अभी इसमें हाल ही में संशोधन किए गए हैं। संशोधन हमको ध्यान देना है, संशोधन क्या क्या किए गए हैं। संशोधन यूएपीए में कुछ इस प्रकार किए गए हैं कि जैसे पहले क्या होता था, किसी संगठन को ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा सकता था और उसके तहत उसे बुक किया जा सकता है इस कानून के तहत। लेकिन संशोधन के बाद अब किसी व्यक्ति विशेष को भी, इंडिविजुअल को भी जो इसके तहत जो है चार्ज किया जा सकता है। और एक बात की गई है कि जो इसमें प्रॉपर्टी सीज करने का अधिकार था, वो पहले उस राज्य के, जिस राज्य से संबंधित मामला हो, उस राज्य के डीजीपी से अनुमति के बाद ही प्रॉपर्टी को सीज किया जा सकता है। लेकिन अब ये किया गया, अगर एनआईए उस केस की जाँच कर रही, तो एनआईए बिना अनुमति के ही अपने डीजी एनआईए से जो है अनुमति के बाद ही उसको सीज कर सकती है। और एक बात जो की गई है, उसमें कहा गया है कि पहले एनआईए का एक डिप्टी डीएसपी रैंक का अधिकारी जो है केवल जांच कर सकता था किसी मामले की, अब वो इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी भी जांच कर सकता है। और एक नया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी इसके तहत लाया गया है। तो ये सब बातें इसमें की गई है। अगली जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है हमारी, नो पालकी प्रोसेसन बट वारी ट्रेडिशन विल बी मेंटेन्ड। तो महाराष्ट्र में एक संप्रदाय है, वरकारी संप्रदाय। तो उसके द्वारा वरकारी संप्रदाय के बारे में हम जान लेंगे। तो जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था हमारा 8वीं शताब्दी के बाद में, तो लगभग जो है 10वीं शताब्दी के करीब यहाँ पे संत ज्ञानेश्वर थे महाराष्ट्र के पास। उन्होंने ही एक समुदाय का जो है स्थापना की, वरकारी समुदाय उसे बोलते हैं। वरकारी समुदाय के लोग भगवान विष्णु के अवतार विठोबा महाराज या विट्ठल देव की पूजा करते हैं। तो ये लोग में, इन लोगों में एक और विशेष वो है, प्रथा है कि पंढरपुर में इनके भगवान का जो वो देव, उनके देव हैं, उनका स्थान माना जाता है। तो ये सभी लोग आषाढ़ी वारी मनाते हैं। आषाढ़ी वारी मतलब आषाढ़ के समय, यानी मानसून के समय, मानसून के दौरान सभी लोग अपने जगह से जा के और चरण पादुका को जो है ले जाते हैं लाखों की संख्या में और जाके पंढरपुर तक पहुंचाते हैं। तो इसको आषाढ़ी वारी कहते हैं। तो ये अभी जब जाहिर सी बात है लॉकडाउन है, तो इतनी भीड़ को अलाउ नहीं किया सकता है। तो वहीं जो अजीत पवार वहाँ के मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि हम आषाढ़ी वारी को जारी रखेंगे, पालकी ट्रेडिशन नहीं हो जाएगा। पालकी में उनकी चरण पादुका को लेकर जाते थे, तो चूंकि इतनी भीड़ संभव नहीं है, तो इसलिए पालकी ट्रेडिशन नहीं जारी रखा जाएगा। लेकिन उनकी चरण पादुका वहाँ तक, पंढरपुर तक पहुँचाई जाएगी, वायुयान के माध्यम से या किसी भी वैसे व्यवस्था करके वो चीज़ पहुँचाई जाएगी। और जो संत इससे संबंधित, जैसे संत तुकाराम हो गए, ज्ञानेश्वर हमने बात किया ही था। तो ये सब आपका, ये सब न्यूज़ थी आपकी वरकारी समुदाय से, जो आपके वैष्णवाइट ट्रेडिशन से संबंधित है। ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता थी। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ है, हाई कोर्ट आस्क्ड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू रीइंस्टेट रमेश कुमार। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से कहा है कि जो रमेश कुमार है, उनको आप स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर पुनः नियुक्त करिए। तो क्या मामला हम जानेंगे। तो वहाँ के आंध्र प्रदेश के जो पूर्व स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे, एन रमेश कुमार थे, उन्होंने
लॉकडाउन को देखते हुए पंचायत चुनाव को कराने से मना कर दिया था। तो इससे जो है नाराज होकर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया अनुच्छेद 213 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, और गवर्नर से एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया कि उस ऑर्डिनेंस के तहत क्या बदलाव किया कि जो राज्य के इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनका कार्यकाल घटाकर 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया। और जब 3 वर्ष कर दिया तो एन रमेश कुमार जो तत्कालीन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था, और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उनको उन्होंने मतलब पद से हटा दिया। तो उसके बाद उन्होंने दूसरे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त कर दिया। तो इसको चैलेंज किया एन रमेश कुमार ने हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में ने कहा इसमें कि जो आर्टिकल 213 है, आर्टिकल 213 जिसके तहत गवर्नर को अधिकार होता है कि वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 213, हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 213 जो है ये आपका कोई आपकी मनमानी के लिए शक्ति नहीं है, ये तब के लिए शक्ति है जब आपके पास कोई विकल्प उपलब्ध ना हो। तो इसके प्रयोग से आप तो जो ये टाइम पीरियड घटा रहे हैं, टेन्योर घटा रहे हैं, ऐसा तो नहीं आपके पास उपस्थित है, अभी वर्तमान में उपलब्ध था जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो आप तो जान के हटा रहे थे, आप तो मनमानी कर रहे हैं, तो इसका उल्लंघन हुआ है, ये चीज़ बताया है। और उसके बाद एक बात इन्होंने और बताई कि जो आर्टिकल 243 के है, इसमें कहा गया है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको उसी प्रकार हटाया जाएगा जैसे एक हाई कोर्ट जज को, और हाई कोर्ट जज के लिए आप जानते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरा जटिल सा प्रोसेस होता है, तो इसलिए ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है ये कहा है कि आप इनको फिर से पुनः इनको पद पे आसीन कराइए। ये थी न्यूज इससे संबंधित। अगली न्यूज है नेसेंट अरेबियन साइक्लोन में डिले मानसून अराइवल। तो जैसे कि आप जान रहे हैं मानसून सत्र आने वाला है, बरसात का समय शुरू होने वाला है, और 1 जून से आपका केरल में बरसात स्टार्ट हो जाती है। मानसून का जो हमारा पदार्पण होता है 1 जून से केरल में हो जाता है। लेकिन बताया जा रहा है अरब सागर में एक छोटा सा चक्रवात जनित है, तो उस चक्रवात की वजह से जो मानसून हवाएं हैं हमारी थोड़ा डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, इससे मानसून के पहुंचने में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, ये बात बताई जा रही है। अगली है GMR टोल्ड टू स्टॉप ड्रेजिंग इन काकीनाडा। तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश तट पर काकीनाडा क्षेत्र है, वहाँ पर GMR एक पावर जनरेटिंग कंपनी है, वो खुदाई कर रही है। तो उससे क्या है, जो खुदाई से जो मलबा निकाल रही है बगल डिपॉजिट कर रही है, और जो पानी जा रहा है बगल के मैंग्रोव क्षेत्रों में जा रहा है, और मैंग्रोव क्षेत्र प्रभावित होंगे, जो कि मैंग्रोव आप जानते हैं कि पर्यावरण के लिए कितने महत्वपूर्ण है, और चिड़ियों के जो है काफ़ी निवास स्थान है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, तो उसको बंद करने के लिए कहा गया है जो खुदाई चल रही है। अगली न्यूज़, ट्रंप डिड नॉट टॉक टू मोदी एंड चाइना। तो हमने इसको बात की अभी कि कैसे जो है हमारे विदेश मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है कि मोदी जी की ट्रंप से कोई बात नहीं हुई है भारत चीन सीमा को लेके, और हालांकि ये भी जल्दी में बात ही नहीं थी। लास्ट टाइम बात केवल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मुद्दे पर हुई थी, जो कि 4 अप्रैल 2020 को हुई थी। उसके बाद मोदी जी की ट्रंप से कोई बात नहीं हुई है। तो और बताया ये कि हम जो भारत चीन सीमा विवाद है इसमें कोई मध्यस्थता की हमें आवश्यकता नहीं, हम दोनों लोग बायलैटरली इसको सुलझा लेंगे। अगली न्यूज़ है मेजर सुमन गवानी चूजेस फॉर UN अवार्ड। तो हमारे यहाँ की जो मेजर सुमन गवानी है ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में साउथ सूडान में काम कर रही हैं। तो साउथ सूडान जैसे कि जानते हैं कि काफ़ी वहाँ साउथ सूडान में अस्थिरता है, वहाँ पर युद्ध काफ़ी हो रहे हैं, गृह युद्ध टाइप का माहौल चलता रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पीस कीपिंग मिशन भेजता है विश्व में, जहाँ पर भी उसे लगता है कि शांति की आवश्यकता है। तो हमारे राष्ट्र से भी पीस कीपिंग मिशंस में मिलिट्री जवान जाते हैं। तो इनको देखिए, आपने देखा ये चित्र में देख रहे होंगे ब्लू कलर की कैप पहनते हैं, तो इसीलिए इनको ब्लू बैरेट्स भी कहा जाता है। जो UN पीस कीपिंग मिशंस के सोल्जर्स होते हैं इन्हें ब्लू बैरेट्स कहा जाता है। तो अभी जो मेजर सुमन गमानी है इनको यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की प्रतिभागिता जो है इसमें काफ़ी बढ़ चढ़ के प्रतिभाग किया है महिलाओं की तरफ से। तो इससे जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड यूनाइटेड नेशंस ने इनको दिया है, ये चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली न्यूज़ है अवॉइड ट्रैवल बाय ट्रेन अनलेस इट इज़ इसेंशियल। तो जो पीयूष गोयल हमारे रेलवे मंत्री हैं उनको कह रहे हैं कि रेलवे का ट्रैवल तभी करिए बहुत आवश्यक हो, अन्यथा आप अवॉइड करिए ट्रेनों से यात्रा करने के लिए। रोजगार सेतु फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन MP। तो मध्य प्रदेश में जो वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्होंने एक नया स्कीम जारी किया है, रोजगार सेतु स्कीम। इस स्कीम के तहत वो क्या करेंगे, जो भी स्किल्ड वर्कर्स है जिनको पास भी थोड़ी कुछ कला है किसी विशेष क्षेत्र में, उनकी कला को पहले एक चार्ट में
एक डाटा में प्रेजेंट किया जाएगा। सरकार कलेक्ट करेगी उनके कलाओं को, उनके स्किल्स को, और उसके बाद उनके स्किल्स के आधार पर ही जिन इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे उन इंडस्ट्री से बात करेगी और उनको रोज़गार उपलब्ध कराएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो जो भी कलाकार, जो भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको रोज़गार के लिए ब्रिज, सेतु का कार्य करेगी, सेतु का कार्य करेगी, इंडस्ट्री से जोड़ेगी। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री को भी फायदा होगी और जो लोग खाली बैठे हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा। और एक योजना की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना क्या है, केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत लैंड ओनरशिप यानी भूमि का किसका मालिकाना हक जो है उसका रिकॉर्ड दिया जाएगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात किया है इन्होंने। झारखंड फ्लाइज इट्स वर्कर बैक फ्रॉम लेक। तो झारखंड पहला ऐसा राज्य हुआ जिसने अपने वर्कर्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को अपने राज्य में वायुयान के, विमान के माध्यम से लाया। तो फ्लाइट उसको मैनेज करके लगभग 60 वर्कर्स को लेह से झारखंड लाया गया। वीरेंद्र कुमार, अ मैन हु डन्ड मेनी हैट्स विथ ईज। तो जो एमपी हैं वीरेंद्र कुमार, केरला से राज्यसभा सांसद एमपी वीरेंद्र कुमार, उनकी जो है मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। तो उसके बारे में, उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। अगली एक न्यूज और है, अजीत जोगी फर्स्ट सीएम ऑफ छत्तीसगढ़ डेड। तो जो छत्तीसगढ़, जब इसका छत्तीसगढ़ राज्य बना था 2000 में, तो उसके पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी थे, उनका भी देहांत हो गया है। तो उनके बारे में बताया जा रहा है। राजस्थान फार्मर्स ऑफिशियल इन नाइट लॉन्ग फाइट अगेंस्ट लोकस्ट। तो जैसे कि हम जानते हैं टिड्डा अटैक हो रहा है, और ये कहाँ से, इधर से ईरान से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान क्षेत्रों में हमारे पहुँच चुका है। तो राजस्थान के जो किसान हैं वो रात भर, मतलब जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑपरेशन उनके साथ मदद करके टिड्डों के लिए पेस्टिसाइड स्प्रे करवा रहे हैं ताकि उनको रोका जा सके, उनको मारा जा सके। और एक न्यूज़ है, डीजीसीए वांस पायलट ऑफ रिस्क टू फ्लाइट। तो जैसे कि जानते हैं, यहाँ टिड्डे उड़ते हैं, तो वायुमंडल में टिड्डे भी उड़ रहे हैं और वायुमंडल में ही विमान लैंडिंग कर रही है और टेक ऑफ कर रही है। तो जैसे लैंडिंग के दौरान और टेक ऑफ के दौरान तो निचली परत में वायुयान भी रहता है और टिड्डे भी निचली परत में रहते हैं, इससे काफ़ी समस्या हो सकती है। इसलिए डीजीसीए, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने वार्निंग जारी की है कि आप लोग सतर्क रहिए। अगली न्यूज आपकी है अंतर्राष्ट्रीय जगत से, ट्रंप आर्डर टारगेट सोशल नेटवर्क। तो जैसे कि हमने बात किया था कल कि ट्विटर ने ट्रंप के 2 ट्वीट को फैक्ट चेक किया और गलत पाया। इससे ट्रंप, जाहिर सी बात है, ट्रंप की इमेज पे एक दाग लगेगा कि आप जो है फेक न्यूज़ ट्वीट करते हैं, ये सब चीज़ें। तो ट्रंप ने एक ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर में कहा है कि जो, मतलब बदले की भावना से, पॉलिटिकल मोटिव से जो है ऑर्डर जारी किया है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होंगे उस पर जो भी कंटेंट होंगे उचित अनुचित, उसके लिए वो जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। यानी कि एक समझ लीजिए कि आप पॉलिटिसाइज मूव है ये चीज़, यानी कि सोशल मीडिया को इंडिपेंडेंस को करने के लिए। ट्रूप्स डिप्लॉयड आफ्टर प्रोटेस्ट ओवर ब्लैक मैच डेथ। तो जो है जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक अफ्रीकन अमेरिकन की जो है हत्या कर दी गई, किसके द्वारा, अमेरिकन पुलिस के द्वारा। तो उसी पे बहुत गंभीर वहाँ पर मतलब कि प्रोटेस्ट चल रहे हैं अमेरिका में, ये न्यूज़ है। यूके मोड्स 5G क्लब टू कीप आउट हुवेई। तो हुवेई, जैसे कि जानते हैं, एक चाइनीज़ कंपनी है जो 5G टेक्नोलॉजी में अभी तक सबसे आगे चल रही है। तो जैसे कि जानते हैं, अभी तक हम इंटरनेट में 4G यूज़ कर रहे हैं और 5G टेक्नोलॉजी जल्द ही लॉन्च होने वाली है। तो यूनाइटेड किंगडम ने जो 30-35% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हुवेई को अनुमति दे दी है। अब वो भी जो है वो अमेरिका को परस्यू कर रहा है कि आप 10 राष्ट्रों का एक क्लब बनाइए जिसमें मतलब हम अल्टरनेटिव हुवाई के विकल्प के रूप में दूसरी कंपनी को भी खड़ा कर सकें जो हमें संसाधन उपलब्ध करे, ताकि 5G के लिए हम हुवाई पे निर्भर न रहें। तो जैसे कि आप जानते हैं यूएस और चाइना में कैसे ट्रेड वार चल रहा है और हुवाई भी एक चाइनीज़ कंपनी है। तो इसलिए जो है आपका ये यहाँ पर ये गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और ये चाहते हैं 5G क्लब में जो है हुवाई को छोड़ के अन्य विकल्प भी हमारे पास उपलब्ध रहें ताकि हुवाई का एक अधिकार न हो। यूएस सैंक्शंस आर डबल एज स्वॉर्ड हांगकांग। हांगकांग ने कहा है जो यूएस हम पर जो है वो लगाया रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, ये दोनों को नुकसान करेंगे। तो हांगकांग के जो आप जानते हैं वहाँ पे सीईओ है कैरी लैम, वो प्रो चाइना है, चाइना की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहता है। जो भी वहाँ सरकारें बनती हैं लगभग वो चाइना की तरफ उनका झुकाव होता है। तो अभी चाइना क्या है, एक सिक्योरिटी बिल ला रहा है जिसके तहत चाइनीज़ मिलिट्री को, चाइनीज़ पुलिस फोर्सेस को अधिकार मिल जाएगा, वो हांगकांग में भी जाकर कार्य कर सकेंगी। इससे क्या होगा, हांगकांग की डेमोक्रेसी, हांगकांग की जो है शक्ति पर थोड़ा सा, हांगकांग पर चाइना की शक्ति और बढ़ेगी। तो अब यूएसए ने कहा है कि अब जब हांगकांग में चाइना का ही राज्य चलेगा तो हम चाइना की तरह उसको भी ट्रीट करेंगे, उसको हम पहले की तरह ढिलाई नहीं देंगे ट्रेड में। तो इससे उन्होंने सैंक्शंस लगाया है यूएसए ने हांगकांग पे। तो हांगकांग ने बोला है अभी तक चाइना, मतलब यूएसए से जो हमारा ट्रेड था 297 बिलियन डॉलर
यूएसए फ़ायदे में था और लगभग 1300 से ज़्यादा यूएस की फर्म्स हमारे शहर में हैं, हांगकांग में हैं। अगर ये ऐसा करते हैं, कोई भी सैंक्शंस लगाते हैं, तो इनको भी नुकसान पहुंचाएगा। ताइवान प्रेसिडेंट विजिट्स डिसिडेंट पब्लिशर। तो जो ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तो नई राष्ट्रपति फिर से पुराने मतलब उन्होंने एक नया कार्यकाल के रूप में शाई इंग वेन ने पद ग्रहण किया है। तो वो एक जो है पब्लिशर की दुकान पर गई, जो कि जो है आपका हांगकांग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनका सपोर्टर है। तो यानी कि आप समझिए ताइवान का चीन से संबंध अच्छा नहीं है और हांगकांग के जो लोग हैं वो भी चीन से अच्छा संबंध नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वो जो है लोकतांत्रिक मूल्यों को करते हैं, जबकि चीन उनको अपने काबू में करना चाहता है। तो जो भी हांगकांग के सपोर्टर्स हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी हैं, उनको सपोर्ट करती है ताइवान। तो इसीलिए ताइवान की जो राष्ट्रपति हैं वो एक हांगकांग सपोर्टर के पब्लिशर हाउस में गई थी, ये न्यूज़ है। इराक पीएम एंड अमेरिकन एजेंट सेज आईएस। तो जो इस्लामिक स्टेट है उसने एक जो है वीडियो जारी किया, इसमें कहा है जो इराक के नए प्रधानमंत्री है मुस्तफ़ा अल कादिमी, तो उनको बताया है कि ये अमेरिकन एजेंट हैं, अमेरिका के खुफिया एजेंट है, ये बताया है उन्होंने। चाइनीज़ मीडिया स्लैम्स यूएस प्रेसिडेंट ओवर बॉर्डर कमेंट्स। तो जो चाइनीज़ मीडिया ने जो यूएस के प्रेसिडेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम मध्यस्थता करेंगे, उनके कमेंट्स को जो है वो मतलब स्लैम किया है, यानी कि उसको मना किया, खारिज किया है कि हमें कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, हम भारत सक्षम हैं कि हम दोनों लोग अपने सीमा विवाद आपस में सुलझा लेंगे। और देखेंगे तो जो है यूएसए जब भी मध्यस्थता किया है तो कहीं पर उसने मतलब अपना लाभ हमेशा देखता है यूएसए। जैसे कि आप अफगानिस्तान में देखिए, अफगानिस्तान में जब रूस का प्रभाव बढ़ रहा था तब वो मध्यस्थता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन जब रूस नहीं है तब वो भाग रहा है उसको अफगानिस्तान को अधर में छोड़ के। यही हाल वियतनाम में हुआ था, यही ऐसे ही वो कुल करता है, और जहाँ पे यूएसए मध्यस्थता करता है वहाँ पर तबाही होती है। तो इसलिए इसका इतिहास ट्रैक रिकॉर्ड गंदा रहा है, इसलिए वैसे भी हम मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है और हमारे अंदर सामर्थ्य है कि हम दोनों देश एक दूसरे से मिलकर अपना मामला निपटा सकते हैं। अब अर्थ जगत से संबंधित न्यूज़ है। फिजिकल डेफिसिट एट 4.6% फॉर फाइनेंशियल ईयर 20 एज रेवेन्यू टैक्स। तो जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो 4.6% होने की संभावना है, मतलब 4.6% है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4.6% है। राजकोषीय घाटा मतलब क्या हुआ, सरकार की कुल आय कितनी है और सरकार का कुल व्यय कितना है। तो यानी कि जो कुल आय है और कुल व्यय में 4.6% ऑफ जीडीपी का अंतर है, तो ये राजकोषीय घाटा हमारा हो गया। अगली जो मद्रास हाईकोर्ट नोटिस टू फ्रैंकलिन टेम्पल्टन सेबी। तो मद्रास हाईकोर्ट ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और सेबी को नोटिस जारी किया। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन क्या है, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने अपनी लगभग 6 स्कीमों को वाइंड अप कर दिया था, जिससे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी हलचल मची थी, तो उसको नोटिस जारी किया है। टेलीकॉम रेगुलेटर मूड्स नेशनल नंबरिंग प्लान। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटर भारत में उसका क्या नाम है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई से बोलते हैं। तो ये नए नेशनल नंबरिंग प्लान की बात की जा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 1177 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और टेलीफोन डेंसिटी 87.45%, यानी कि अगर 100 लोग हैं तो उसमें 87 लोगों के पास फ़ोन है हमारे यहाँ। तो इतने ज़्यादा फ़ोन यूजर्स हैं, तो हमारे नंबर्स 10 अंक के नंबर होते हैं, तो इतने नंबर जाहिर सी बात है कम पड़ेंगे। तो नई नंबर प्रणाली की बात ही कर रहे हैं। तो इसमें इन्होंने कई विकल्प बात की है कि जैसे 10 अंकों के मोबाइल नंबर के बजाय 11 अंकों का मोबाइल नंबर का प्रस्ताव किया जा सकता है। और जो आपके फिक्स्ड लाइन से फ़ोन आए उनके पहले 0 को लगाने का प्रस्ताव किया है। तो ऐसे कुछ उन्होंने प्रस्ताव किया है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में। तो बता रहे हैं कि और भविष्य में भी कनेक्शंस बढ़ने की संभावना है, जाहिर सी बात है जैसे समय बढ़ेगा मोबाइल फ़ोन्स के यूजर्स और बढ़ेंगे, तो इससे हमें पहले ही तैयार रहने की आवश्यकता है। तो नए नेशनल नंबरिंग प्लान की बात किया ट्राई ने। कोर सेक्टर आउटपुट कॉन्ट्रैक्ट 38% इन अप्रैल। तो हमने इसको मेन मुख्य पृष्ठ पर इसको बात की है, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है, इनका क्या प्रभाव होता है इंडस्ट्रीज पे, और 38% इसमें सिकुड़न आई है। अगली जो बैंक ऑफ इंडिया कट्स MCLR बाई 25 बेसिस पॉइंट्स। तो जो बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, उसने 25 बेसिस पॉइंट अपनी MCLR को कम किया है। MCLR क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, इसे बोलते हैं। तो यानी कि जैसे बैंक जो भी अतिरिक्त अपना पैसा कहाँ से ले रही है, जैसे बैंक लोन देती है तो वो कहीं से पैसा लेती है, तो कुछ तो उसका अपना पैसा होता है और कुछ वो RBI से या अन्य बैंकों से लेती है। तो ये एक ऋण देने की प्रणाली है कि यानी मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड फंडिंग रेट क्या है कि जैसे कि RBI से कितना पैसा ले रहे हो, अन्य बैंकों से कितना पैसा ले रहे हो और कितने प्रतिशत पर ले रहे हो, उसके आधार पर ही आप ब्याज दर लोगे, जो भी आपके कस्टमर्स होंगे उससे ज़्यादा कम नहीं लोगे। तो MCLR ये होता है। तो MCLR अभी 25 बेसिस पॉइंट से घटा दिया गया, यानी कि अब जो ब्याज होगी, जिस ब्याज पे लोन उपलब्ध कराए जाएंगे वो थोड़ा सा और सस्ते देखने को मिलेंगे। तो ये बात इसमें कही गई है। अगली न्यूज़ है
सुमंतरम ज्वाइंस इंडिगो बोर्ड। तो वी सुमंतरम है, इन्होंने इंडिगो में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किया है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, उस कंपनी में डायरेक्टर कौन होते हैं, जो भी इसमें इन्वेस्टर होते हैं, जिसने भी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उन्हीं से मिलकर ही डायरेक्टर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है। लेकिन कंपनी सुचारू रूप से चले, पारदर्शी रूप से चले, कोई इसमें भ्रष्टाचार ना हो, इसीलिए कंपनीज एक्ट 2013 के तहत भी प्रावधान बनाया गया है कि एक या दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो उसमें थोड़ा पारदर्शिता ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि उसमें उसने इन्वेस्टमेंट किया नहीं, उसका झुकाव नहीं, वो पारदर्शी रूप से कार्य करेगा। तो वी सुमंत्रन जो है इंडिगो के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ग्रुप में ज्वाइन किए हैं। ये थी न्यूज से संबंधित, और ये थे हमारी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। इससे संबंधित हम प्रश्नों पे चलेंगे। प्रश्न हमारे कुछ इस प्रकार हैं। निम्न में से कौन कोर सेक्टर उद्योग है? विद्युत, स्टील, कोयला, उर्वरक, वाहन उद्योग। तो आपको सही विकल्पों को जो है चुनना है, 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 या उपयुक्त सभी। जीएसटी परिषद का चेयरमैन कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, क्रमवार रूप से राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त विभाग के सचिव। आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। वर्गकारी समुदाय के संबंध में निम्न कौन से कथन असत्य हैं? यह भक्ति आंदोलन का हिस्सा है, इसके संस्थापक संत ज्ञानेश्वर या ध्यानेश्वर हैं, इस समुदाय के लोग विट्ठल देव की पूजा करते हैं जो भगवान शिव के अवतार हैं, उपयुक्त सभी। इनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी हमारी 30 मई की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद।